हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ बहुत लोगों की भीड़ में जाता है और उस भीड़ ने एक बच्चे को घेरा हुआ था। दरअसल इस बच्चे का यहाँ पर एक केमिकल ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। आगे हमें पता चलता है कि ये आदमी इस बच्चे का पिता है और इस बच्चे का नाम मैट है, जिसने कि एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसे केमिकल ट्रक के सामने से धक्का दे दिया, पर उसी वजह से इसकी आंख में वो सारा केमिकल चला गया और अभी से थोड़ी ही देर में उस केमिकल की वजह से सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर बहुत साल आगे आता है जहाँ पर मैट अब बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था, मतलब कि एक गबरू नौजवान। यहाँ पर हम मैट को एक चर्च में देख पाते हैं जहाँ पर ये फादर से बातें करते हुए इन्हें अपने पापा के बारे में बता रहा था, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर थे और अगर उनके सामने उनसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ जाता था तो वो उससे तब तक पिटते रहते थे जब तक कि वो थक ना जाए, और जैसे ही एक बार वो थक जाता था तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारना चालू करते थे। और ये उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि वो किसी से भी नहीं डरा करते थे। मैट यहाँ पर बताता है कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहता है। यहाँ पर चर्च के फादर इससे पूछते हैं कि ऐसे क्या पाप हैं जिनकी तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हुए हो। जवाब में मैट इन्हें बोलता है कि मैंने अभी तक तो कोई भी पाप नहीं करे, पर जल्द ही मैं बहुत सारे पापों को अंजाम देने वाला हूँ और मैं उन्हीं पापों की माफी यहाँ पर मांगने के लिए आया हुआ हूँ। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग दो लड़कियों को किडनैप कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनकी स्मगलिंग करते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारा अंधा कानून यानी कि मैट एक टोपा पहनकर पहुंच जाता है, जो कि इन लोगों को मारता पीटता हुआ इन लड़कियों को फ्री कर देता है। अब उन लड़कियों को फ्री करने के बाद भी मैट का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसी वजह से ये गुस्से में अभी भी उन लोगों को मारे जा रहा था जो कि लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली सुबह हम लोग मैट को इसके घर में सोता हुआ देख पाते हैं कि तभी इसको फॉगी का कॉल आता है, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसका पार्टनर था। पर फॉगी को मैट की शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर मैट की हालत देखने के बाद हम लोग जान पाते हैं कि बेशक से उसने उस दिन अपनी आंखें खो दी हों, पर उस दिन के बाद से इसके पास बहुत ज्यादा ही अलग तरह की शक्तियाँ आ गई, जिसके बाद ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया जो लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं जो कि मैट का कॉल कट करने के बाद एक पुलिस वाले से मिलता है। साथ ही ये इस पुलिस वाले को इसकी मॉम के लिए कुछ सामान देता है और इससे बोलता है कि अगर हमारे लायक तुम्हारे पास कोई केस आए तो हमें जरूर बताना। दरअसल मैट और फॉगी दोनों ही प्राइवेट वकील थे और इन दोनों ने डिसाइड करा था कि ये दोनों अपना एक प्राइवेट चैम्बर बनाएंगे। इसी वजह से ये लोग एक ऑफिस को देखने जाते हैं, पर वो जगह काफी ज्यादा गंदी थी। इसी वजह से फॉगी उस जगह को नहीं लेना चाहता था, पर क्योंकि मैट को वो जगह सही लग रही थी और साथ ही वो अफोर्डेबल भी थी तो इसी वजह से मैट उस जगह को ले लेता है। पर क्योंकि मैट इस जगह को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश था तो इसी वजह से फॉगी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचता। अब आगे हम लोग एक औरत को देख पाते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो ये अपने सामने एक लाश को पाती है जिसका बहुत बेरहमी से कत्ल करा हुआ था और साथ ही इस लाश का सारा खून उस लड़की के हाथों में लगा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और ये तुरंत ही पुलिस वालों को फोन मिला देती है, पर जैसे ही पुलिस यहाँ पर आती है तो वो इस लड़की को ही पकड़ लेते हैं। अब पुलिस जब इस लड़की को गिरफ्तार कर रही होती है तो ये लड़की चिल्ला चिल्ला कर मना करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो पुलिस वाला जिसकी फॉगी ने मदद करी थी वो फॉगी को इस केस के बारे में बता देता है। मैट और फॉगी तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं ताकि वो उस लड़की से इस बारे में बात कर सके। तब वो लड़की इन्हें बताती है कि वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब इस बात को जानने के बाद फॉगी तुरंत यहाँ से जाने लगता है, पर मैट किसी वजह से यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि ये समझ गया था कि इस लड़की को जानबूझकर कोई फंसा रहा है। और अब क्योंकि मैट यहाँ पर रुक गया था तो वापस से फॉगी भी यहाँ पर रुक जाता है। तब मैट सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछता है जिसका नाम कैरन पेज था। अब साथ ही मैट इससे उस वक्त की घटना के बारे में पूछने लगता है। अब कैरन इसे बताती है कि वो लड़का जो मरा उसका नाम डैनी था और वो इसके साथ इसके ऑफिस में वर्क करा करता था और पिछली रात जब ये बार में डैनी के साथ ड्रिंक करने के लिए गई तो इसे एक ही पैक के बाद नींद आ गई और उसके बाद जब इसकी आंख खुली तो इसके सामने डैनी की लाश पड़ी हुई थी और वो नाइफ जिससे कि उसका मर्डर हुआ था वो कैरन के हाथ में था। अब यही सब बताते हुए कैरन रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मैंने नहीं करा। तब मैट इसके दिल की धड़कन को सुनकर ये अंदाजा लगा लेता है कि कैरन एकदम सच बोल रही है और ये भी मैट की एक सुपर पावर थी कि वो किसी के दिल की धड़कन सुनकर पता लगा सकता था कि आखिरकार ये सामने वाला इंसान सच बोल रहा है कि झूठ। अब वहीं हम लोग एक जेम्स नाम के इंसान को देख पाते हैं जो कि निहायती बेशरम और कमीना इंसान था और इसी ने ही डैनी को मरवाया था और ताकि इसका बॉस ना फंसे इसी वजह से ये कैरन पेज को भी अब मरवाना चाहता था और इस काम को अंजाम देने के लिए ये एक करप्ट ऑफिसर क्लाइड के पास आया हुआ था और अब जेम्स उसी अमाउंट के पीछे क्लाइड को ब्लैकमेल करता हुआ कैरन को मारने के लिए बोलता है।
और साथ ही ये इसे ये भी धमकी देता है कि अगर इसने दोनों में से कोई भी काम नहीं करे तो वो लोग इसकी बेटी को मरवा देंगे। अब अपनी बेटी को खो देने के डर से क्लाइड इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये रात में इस काम को अंजाम देने के लिए कैरन के सेल में गया था। पर जैसे ही ये कैरन का गला दबाना चालू करता है वैसे ही कैरन अपने बचाव में इसकी आंख को नोच लेती है, जिस वजह से क्लाइड चिल्लाता हुआ यहाँ से बाहर भाग जाता है। और अगले दिन मैट और फॉगी इस बात को एक मुद्दा बनाते हुए कैरन को वहाँ से आजाद करवा लेते हैं। पर क्योंकि कैरन को उसके घर पर भी खतरा था, इसी वजह से मैट इसे अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है, जहाँ पर बैठकर कैरन इसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये सारा काम मेरे बॉस मिस्टर मैकलिंटॉक ने करा है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने उनकी एक फाइल देख ली थी जिसमें कि काफी सारे पेंशन के अमाउंट लिखे हुए थे और वो पेंशन के अमाउंट मिलियंस में थे, जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे। और जब मैंने उनसे इस बारे में बात करी तो उन्होंने मेरे को शांत रहने को बोला। तब जाकर कैरन समझ गई थी कि मैकलिंटॉक इससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है और इसी वजह से उस दिन के बाद से इसने उसकी जासूसी करना चालू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद जब ये डैनी के साथ गई तभी ये हादसा हो गया। साथ ही कैरन इसे ये भी बताती है कि इसकी वजह से डैनी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जिसमें कि उसका 5 साल का बेटा भी शामिल था। और ये सब बताते हुए कैरन काफी ज्यादा रोने लग गई थी। तब फॉगी इसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद मैट कैरन को अपने घर में लेकर चला जाता है ताकि वो सेफ रहे। जहाँ पर जाने के बाद कैरन इससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहते हो। जवाब में मैट इसे बोलता है कि अब तो इसे इस चीज की आदत सी हो गई है। अब जब ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे तो मैट इससे पूछता है कि आखिरकार वो फाइल कहाँ है। जवाब में कैरन इसे बोलती है कि मैकलिंटॉक ने इससे वो फाइल उसी दिन ले ली थी। पर मैट इसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये इस बारे में इससे आगे कोई भी बात नहीं करता। अब अगले सीन में हम लोग मैडम गाओ को देख पाते हैं। अब मैं आपको मैडम गाओ के बारे में शॉर्ट में बता दूं तो ये एक असली निंजा आर्मी को रन करती है और वहाँ पर ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करा करते हैं। अब यहाँ पर मैडम गाओ खड़ी ही थी तो तभी यहाँ पर वो स्मगलर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें अभी कुछ समय पहले मैट ने बहुत बुरी तरह से मारा था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जेम्स भी पहुंच जाता है, जो कि इन स्मगलर्स से पूछता है कि इस बार लड़कियां क्यों कम थी। जवाब में वो स्मगलर्स इसे बताते हैं कि हमारे ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था जिसने कि मास्क पहना हुआ था और हम उसे नहीं पहचानते। ये बात सुनने के बाद जेम्स बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और इन्हें धमकाता हुआ बोलता है कि तुम लोग जानते हो जब बॉस को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और यही धमकी देता हुआ जेम्स यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग कैरन को देख पाते हैं, जो कि रात में मैट के सोने के बाद इसके घर से निकलने लगती है। पर क्योंकि मैट की सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी तो इसी वजह से इसे कैरन के पैरों की आवाज की वजह से पता चल जाता है कि वो घर से निकलने की कोशिश कर रही है। तब मैट भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब कैरन अपने घर में पहुंचकर वो पेन ड्राइव निकालती है और अपने पास रख लेती है और अब ये पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल ही रही थी कि इतने में ही पीछे से इसके ऊपर कोई चाकू से हमला करता है और इससे वो पेन ड्राइव छीनकर अपनी जेब में रख लेता है। अब ये आदमी कैरन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर हमारा हीरो पहुंच जाता है, जो कि इसे मारता हुआ इसकी बुरी हालत कर देता है। पर इसमें इसे खुद भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी। साथ ही वो बंदा भी कम नहीं था, वो भी मैट के ऊपर भारी पड़ रहा था और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी हाथापाई के दौरान ये दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें कि मैट को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तब मैट खड़ा नहीं हो पाता और तभी इसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि ये देखता है कि ये अपनी डिसेबिलिटी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तब इसके फादर इसके पास आते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि अगर तुम कमजोर बनोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह एक फाइटिंग करियर के जैसा कुछ करियर चुनना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा ही दर्द सहन करना पड़ता है। तो इसी वजह से तुम्हें अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने देना है, बल्कि उसे एक ताकत बनाना है। और अब ये सब बातें याद आने के बाद मैट को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला था और इसी वजह से ये तुरंत खड़ा होता है और उस बंदे को बहुत कुत्तों की तरह मारता है। जिसके बाद ये उसका गला एक चेन में फंसा देता है और उसकी जेब से वो पेन ड्राइव निकालकर अपने पास रख लेता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि हमारे मास्क वाले हीरो ने उस बंदे को और उस फाइल को तुरंत ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से कैरन अगले दिन फ्री हो जाती है। पर इस वजह से जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी अपने बॉस से कॉल पर बात करता है और इसका बॉस बोलता है कि जिन वकीलों ने कैरन को छुड़वाया है उन दोनों वकीलों पर नजर रखो। अगर आप लोगों को जानना है कि जेम्स का बॉस कौन है तो आपको आगे के एपिसोड तक बने रहना पड़ेगा। वहीं मैट के ऑफिस में देख पाते हैं कि यहाँ पर तीनों ही मौजूद हैं, मैट, कैरन और फॉगी, और तीनों कैरन के छूटने का जश्न मना रहे हैं। तब कैरन इन्हें बोलती है कि क्योंकि तुम लोगों ने मेरे से पैसे नहीं लिए थे और अब मेरा केस सॉल्व हो गया है तो मैं यहाँ पर इस ऑफिस में तुम लोगों के साथ काम करा दिया करूंगी। इस बात को सुनने के बाद फॉगी काफी ज्यादा खुश होता है। अब खाना खाने के बाद मैट सबसे छुपता हुआ एक जिम में जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये अपनी पावर्स को इनहेंस करने की कोशिश करने लगता है।
मीनवाइल हम मैडम गाओ को देख पाते हैं जिसने कि काफी सारे ब्लाइंड लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था और वो सभी लोग पन्नियों में ड्रग्स पैक कर रहे थे। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि इस शहर में जगह जगह पर अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं जो कि आगे जाकर आपस में जुड़ने वाले हैं। साथ ही हम मैट को भी एक बिल्डिंग की छत पर देख पाते हैं जो कि कोने में खड़ा होकर सभी क्राइम्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। तभी से अपनी छठी अंतरी की वजह से पता चलता है कि एक बच्चे को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज जानते ही मैट तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है और उस जगह पर जाने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।